बनाने के लिए जो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, एक एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और सम्मानित साथियों, आज हम आपके बीच में अपने नेता आदरणीय आपके बीच में जरूर रखूंगा। वैसे तो मेरे साथियों ने आपके बीच में हर पहलू पर जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के बारे में, आजकल देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही उसके बारे में, और उसके साथ साथ जो आने वाले चुनाव उसके बारे में बहुत सारी बात रखी। लेकिन थोड़ी सी बात मैं भी आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि आज आप भारी तादाद में सर्व समाज के भाई इस नीले झंडे के नीचे इकट्ठा हुए हैं। ये नीला झंडा एक पैगाम है, ये एक चीज को दर्शाता है कि इस देश में रहने वाले जो ये कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोग हैं, इसकी लड़ाई का, इनके हकों की लड़ाई का ये प्रतीक है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक पैगाम है इस देश में रहने वाले सर्व समाज के भाइयों के लिए, एक एक साथी के लिए एक पैगाम है जो दो लाइन में मैं आपके बीच में रखूंगा। वो पैगाम क्या है? पैगाम है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हर एक व्यक्ति के लिए पैगाम है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे को। पैगाम है हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत सारे साथियों ने बड़े अच्छे अच्छे वादे सुन के इस सरकार को बनवाया था। जब 2014 के पार्लियामेंट का चुनाव शुरू हुआ था और उससे लेके 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव तक बहुत अजीबोगरीब वादे इन लोगों ने किए थे। इन्होंने कहा था कि हम इस देश का काला धन जब हमारी सरकार बनेगी हम वापस लाएंगे और हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए उसमें से जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज लगभग 7 साल इस बात को कहे, इनके वादा किए हुए हो चुके हैं, लेकिन किसी के गरीब के खाते में एक पैसा भी नहीं आया। ये इनका वादा खोखला साबित हुआ और इस कोई पैसा बाहर से नहीं आया, बल्कि इस देश का जो सफेद धन था वो विदेशों में भेज दिया गया। नीरव मोदी, विजय माल्या, अंबानी जैसे लोगों के हाथों विदेश में भेज दिया गया और इस देश को कंगाल कर दिया गया। ये इनका वादा खोखला साबित हुआ। इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम इस देश के युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ को रोजगार देंगे। आज 7 साल हो चुके, 2 करोड़ के हिसाब से 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। रोजगार देने की तो बात छोड़ दो, रोजगार लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और वो कैसे लेना शुरू कर दिया? जो इस देश के सेक्टर थे जिनमें हमारे गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों के बच्चे नौकरी करते थे, वो सारे के सारे प्राइवेट एजेंसियों को दे दिए, चंद लोगों को दे दिए। हमारे बच्चे बेरोजगार होते जाएंगे। रोजगार की तो बात छोड़ दो, बल्कि रोजगार देना शुरू कर दिया इन्होंने। ये वादा भी इनका खोखला था। इन्होंने कहा था कि हम डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे। कब कहा था? जब 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक डीजल पेट्रोल बिकता था। और आज क्या रेट है? आज 100 रुपए से लेके 130 रुपए तक पेट्रोल डीजल बिक रहा है। कान मुंह दो बैठे हैं। ये वादा भी इनका खोखला साबित हुआ
और ये वादा क्या साबित करता है? ये वादा साबित करता है कि इस देश में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो ये मजलूम लोग हैं, जो सर्व समाज के गरीब भाई हैं, उन्हें ये और गरीब बनाना चाहते हैं, ये उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। इस बात को साबित करता है। ये कान मूंदो बैठे हैं, 125 रुपए से 130 रुपए पेट्रोल डीजल बिक रहा है और इन्हें कोई परवाह नहीं कि कितनी महंगाई बढ़ गई, क्या हाल है, आज तराई मची है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है। ये वादा भी इनका खोखला साबित हुआ। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। आज आप देख रहे हैं कोई चीज कमी की तो बात छोड़ दो, 4 गुना बढ़ गई। अभी हमारे सूरज सिंह भाई बता रहे थे कि हर चीज महंगी हो गई। आप भी जानते हैं, चाहे तेल ले लो, चाहे खाद्यान्न ले लो, चाहे सब्जी ले लो, चाहे दलहन ले लो, हर चीज पे रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तराई चारों तरफ मची। ये वादा भी इनका खोखला साबित हुआ। इन्होंने कहा था कि हम किसानों के हक में फैसले करेंगे, हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। ये हमारे सारे किसान भाई बैठे हैं, किसी का एक पैसे का कर्ज माफ। इन्होंने कहा था हम इनकी फसल का दुगना मूल्य देंगे, कोई दुगना मूल्य नहीं दिया गया और आज 1 साल से ज्यादा किसान सड़कों पर पड़ा है और ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए कि किसान भूखमरी के लिए तैयार है, भूखा मरने के लिए तैयार है, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार है। ये वादा भी इनका खोखला साबित हुआ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन्हें सबक लेना चाहिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से, जिन्होंने अपनी सरकार में किसानों का सबसे पहले ध्यान रखा। आपको मालूम होगा जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो जिस दिन आदरणीय बहन की कुर्सी पर बैठी तो सबसे पहला फैसला उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि जो 4-4, 5-5 साल किसानों का पैसा मिल मालिकों पर बाकी है, मैं मिल मालिकों को अल्टीमेटम देती हूं कि 3 महीने के अंदर हर किसान का पैसा उसके खाते में पहुंच जाना चाहिए। अगर किसी मिल मालिक ने उसका पैसा उसके खाते में नहीं दिया तो उसकी आरसी जारी करके उसके मिल को नीलाम करके किसानों के पैसे का भुगतान किया जाए। और इतना ही नहीं, अपनी 5 साल की सरकार में जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो रिकॉर्ड है 120 रुपए गन्ने का मूल्य था और 2012 तक उसे बढ़ाकर 250 रुपए गन्ने का मूल्य कर दिया, जो आजादी से आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतनी भारी तादाद में इजाफा नहीं किया। और गन्ना का मूल्य करने के बाद साथ साथ ये भी ऐलान किया था कि जब किसान का गन्ना उसके सेंटर पे पड़ जाए, जिस दिन सेंटर पे पड़ जाए 15 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में उसका पैसा पहुंच जाना चाहिए और मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये होते हैं फैसले। अरे क्या फैसले करेंगे? इन्होंने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा करें। अरे इन्हें सीख लेनी चाहिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से। अगर कोई रात के 12 बजे भी कोई महिला अपने घर से निकल जाती थी किसी काम से, तो उसे ये भरोसा था कि तेरी हर तरीके से तू सेफ और हिफाजत से रहेगी। और आज कोई महिला अगर 12 बजे घर से निकलती है तो उसे ये पता नहीं कि उसकी इज्जत बचेगी नहीं बचेगी। ऐसे हालात प्रदेश में, पूरे देश में किस तरीके के हालात इन्होंने पैदा कर दिए। ये कहते थे हम कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, आज कानून व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। खाई पाट दी, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा कर दी। ये भाईचारा, ये कहां से कानून व्यवस्था पैदा करेंगे? आज चारों तरफ लूट लेवेहजनी, डकैती, मर्डर, चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है, कोई महफूज नहीं है। और इन्हें सबक लेना चाहिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से। आपको मालूम होगा जब 30 सितंबर 2010 का फैसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का आना था, कहां आना था? उत्तर प्रदेश में। कहां से आना था? लखनऊ हाई कोर्ट से आना था। चारों तरफ के आसपास के सूबे बंद हो गए, हर आदमी सहमा था, पता नहीं फैसला आएगा तो क्या होगा। पूरे देश में सन्नाटा था। आदरणीय बहन जी ने कहा कि मेरा प्रदेश बंद नहीं होगा,
मेरे प्रदेश के ऑफिस भी खुलेंगे, स्कूल भी खुलेंगे, कॉलेज भी खुलेंगे। मेरे प्रदेश में निरंतर कार्य चलता रहेगा, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने हिंदू भाइयों पे भी, मुसलमान भाइयों पे भी, कि जो भी फैसला आएगा हमारे हिंदू भाई भी स्वीकार करेंगे, मुसलमान भाई भी स्वीकार करेंगे। और जब फैसला आया तो हमारे हिंदू भाइयों ने स्वीकार किया। ये होती है उन्हीं के पास जाकर। और इतना ही नहीं, ऐसा भाईचारा पैदा कर दिया कि अगर कहीं पूरे प्रदेश में किसी मुसलमान भाई के कांटा लगता था तो हिंदू भाई महसूस करता था। अगर किसी हिंदू भाई को कोई तकलीफ पहुंचती थी तो उस तकलीफ को मुसलमान भाई महसूस करते थे। ऐसा भाईचारा पैदा किया, कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, आपस में ऐसा भाईचारा पैदा रहा। ऐसी कानून व्यवस्था आदरणीय बहन कुमारी मायावती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप बहुत सारे समझदार भाई यहां बैठे हैं, इतना कहना चाहूंगा, इनका मकसद कुछ और नहीं है। आप सारी चीजों पर गौर करो कि इस देश को कहां ले जा रहे हैं, कौन सी दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं ये लोग। इनका मकसद है कि इस देश को पूरी तरीके से बेच रहे हैं, 5-7 लोगों के हाथ में इस देश की कमान दे रहे हैं और बाकी सारे के सारे लोगों को गुलाम बना रहे हैं। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ाना, किसानों के खादानों का बीजों के रेट बढ़ाना, ये गरीब लोगों को कम और गरीब बनाने की साजिश है। और सारे सेक्टरों को बेचकर चंद लोगों के हाथ में दे देना, उनके हाथ में बागडोर दे देना। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देकर बताता हूं। अगर हमारा कोई भाई रेलवे में इंजीनियर है तो उसे गाड़ी भी मिलेगी, 1.5 लाख की तनख्वाह मिलेगी, छोटा सा बंगला भी मिलेगा, वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पूरी तरीके से पालन पोषण कर रहा है। और इन्होंने उसे बेच दिया। जिसने वो खरीदा वो क्या कहेगा लेने के बाद? वो कहेगा भाई मैं तुझे 50,000 रुपये की तनख्वाह दूंगा, क्यों गाड़ी भी उड़े को दे, बंगला भी उड़े को दे, अगर तुझे नौकरी करनी तो कर, ना तो अपने घर जा, में दूसरे को लगा। ये एक साजिश है इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा के खिलाफ, इस देश में रहने वाले दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, अपरकास्ट के, गरीब भाइयों के खिलाफ एक साजिश है। और ये साजिश ये काम कर रही है कि चंद लोगों के हाथ में इस देश को दे दिया जाए, बाकी सबको गुलाम बना दिया जाए। जो वो लोग जितना दें उतना आप खाओ, जितना कहें उतना करो, ऐसी व्यवस्था ये बनाते जा रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस व्यवस्था को तोड़ दो। आने वाले 2022 में आप अपना एक वोट, सर्व समाज के भाई एक वोट हाथी के सामने का बटन दबाकर अपने विधायक को जिता लो और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना लो। इनकी ये सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। और साथियों, मैं बात तो और भी बहुत सारी करना चाहता था, क्योंकि हमारी पार्टी वास्तव में एक मिशन है और इस देश में रहने वाले हमारे जो सर्व समाज के गरीब भाई हैं, उनकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। जब 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी ने कहा था कि साथियों, पार्टी के साथ साथ एक मिशन है और इस मिशन का मकसद होगा इस देश में रहने वाले हर समाज को, हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाना, हर समाज को, हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना। इस मिशन का असली मकसद होगा। यह ऐलान माननीय काशीराम जी ने किया और यह हकीकत है। जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी बनी है, जब भी बहुजन समाज पार्टी के हाथ में ताकत आई है, चाहे किसी समाज ने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया हो ना दिया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के हित के कार्य किए हैं, सर्व समाज के हित में फैसले। वास्तव में एक मिशन थे और ये मिशन किस बात की लड़ाई लड़ा? ये मिशन इस देश को आजाद हुए लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं और इस आजादी को हासिल करने के लिए किसी एक व्यक्ति की कुर्बानी नहीं थी, किसी एक समाज की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि इस देश में रहने वाले हर समाज के महापुरुषों ने
अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया। हर समाज के नौजवान साथियों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद कराया था। हर समाज की माओं ने और बहनों ने अपनी गोद सुनी करके इस देश को आजाद कराया। किस लिए आजाद कराया था? कि हम इस देश के अंदर आजादी की जिंदगी जिएंगे, हमें इस देश के अंदर हमारे अधिकार मिलेंगे, हमें इस देश के अंदर इज्जत और सम्मान मिलेगा, हमें इस देश के अंदर बराबरी का दर्जा मिलेगा, हमें इस देश के अंदर रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। लेकिन अफसोस 74 साल की आजादी में भी ऐसा ही हाल है जो आजादी से पहले था। फर्क इतना है, जो उस वक्त गरीब था और ज्यादा गरीब हो गया, जो अमीर था और ज्यादा अमीर हो गया। और आज इस देश की कैसी हालत है, आज भी इस देश के अंदर 74 साल आजादी के बाद भी आज इस देश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके रहने के लिए मकान नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। वो अपनी रात कहां गुजारते हैं? सड़क के किनारे पर, रेल के प्लेटफार्म पर, पुलों के नीचे, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस आजादी का फायदा उठाया, चंद लोग हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल हैं। अगर वो अपने घर में जानवर भी पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, तो उसके लिए अलग से बेडरूम बनाया जाता है। फर्क इस बात का है, एक तरफ इंसानों के लिए रहने के लिए मकान नहीं है, सब छुपाने के लिए जगह नहीं है, और एक तरफ एक जानवर के लिए अलग से बेडरूम बनाया जाता है। ये बहुजन समाज पार्टी इसी बात की लड़ाई लड़ रही है कि ठीक है, उनके पास बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल है, हमें उनके महलों से कोई ऐतराज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो 10 करोड़ लोग घर से बेघर हैं, इन्हें भी घरों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी है। आज 12 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर, जब दिन निकलता है तो इंतजार करते हैं मजदूरी का, खड़े हो जाते हैं सड़क के चौराहों पर। अगर मजदूरी लग जाती है तो बच्चों का भी पालन पोषण हो जाता है, अगर मजदूरी नहीं लगती तो बच्चे भी भूखे पेट सो जाते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस आजादी का फायदा उठाया। अगर एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं, तो कम से कम 10-12 हजार रुपए का खर्चा आता है। एक तरफ एक व्यक्ति 10-12 हजार का भोजन करता है और एक तरफ भूखे पेट बच्चे सो जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी इसी बात की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, वो 12 हजार का भोजन करे या 15 का करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर 12 करोड़ लोग, उनके बच्चे जो भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी में होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सर्व समाज के भाइयों से गुजारिश है, ये पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज के भाइयों से गुजारिश है कि इस लड़ाई में, बहुजन समाज पार्टी की इस लड़ाई में आप शामिल हो जाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश में रहने वाले ये कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोग, ये दलित समाज के भाई, ये पिछड़े समाज के भाई, ये मुस्लिम समाज के भाई, ये अपर कास्ट के गरीब भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जाए निकाल दे और भाई साहब के मोबाइल चार्ज कर दे। अरे यार मेरे लाइव बंद करो। क्योंकि 74 साल इस देश को आजाद हो चुके हैं, और जो ये हमारे गरीब, मजलूम, बेसहारा लोग हैं, इस देश में रहने वाले 88-90% लोग हैं, ये आजादी के वक्त भी ऐसी थे, आज भी ऐसी है। सरकार चाहे केंद्र में भी किसी की बनी, चाहे प्रदेशों में किसी की बनी, एक तरीके से इनको तो इस्तेमाल ही किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी, इनकी तो एक तरीके से कहूं तो कि बली चल रही है। आपकी समझ में नहीं आएगा, छोटी सी मिसाल दे के बताओ। एक गांव में एक दंगल था,